सरकार की मानिए तो सब इतना चंगा है कि ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, चकाचौंध है। जमीनी असलियत बड़ी अलग है। थोड़ा सा देश के हालात समझ लेते हैं, पिछले 2 महीने के हालात। आगरा के एक तरुण थे, उनकी नौकरी चली गई, घर चलाने के लिए कुछ छोटा मोटा काम किया, कर्जा लिया, आर्थिक तंगी इस कदर बढ़ गई कि फंदे से लटकती हुई उनकी लाश मिली और पास ही बेटे और मां की भी लाश पड़ी थी। जौनपुर के 42 वर्ष के रमेश बिंद थे, मजदूरी करते थे, काम नहीं मिल रहा था, उधार लेके खर्च चला रहे थे। वो शिकंजा कसता गया, आर्थिक तंगी बढ़ गई, कर्ज बढ़ता गया, उस बोझ के तले दब गए और अंततः गतवा फांसी के फंदे से झूल गए। पिछले हफ्ते ब्रजेश पाल ने एक नोट लिखा और अपनी सारी डिग्रियां जला दी और कहा इन डिग्रियों का मतलब ही क्या है जब इनसे नौकरी नहीं मिलनी है, तंग आ चुका हूं। और उसके बाद उन्होंने खुदकुशी कर ली। इस देश में 7,000 से ज्यादा लोगों ने आर्थिक तंगी के चलते 2022 में आत्महत्या की है। आज की तारीख में हर घंटे 2 किसान जान देने को मजबूर हैं। 40 नौजवान हताश होकर, निराश होकर अपनी जान ले रहे हैं रोज। और ऐसे में मोदी सरकार आपको बताती है क्या बढ़िया चल रहा है, सब कुछ चकाचक है मामला। सरकार थोड़ा झूठ बोलती है तो चलिए हजम हो सकता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि गले के नीचे नहीं उतरती हैं। अब लगातार सरकार का नीति आयोग इस देश को और दुनिया को यह समझाने पर, यह सिद्ध करने पर तुला हुआ है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने गरीबी का सफाया कर दिया है। ये जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं, ये जो बेरोजगारों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, जो बेरोजगार सड़कों पे उतरे हुए हैं, ये देश के नागरिक थोड़े ही हैं, ये कोई छुट्टे जानवर हैं जो घूम रहे हैं। यही समझाना चाहती है सरकार। इस देश के नीति आयोग ने अब यह सिद्ध करने का बीड़ा उठा लिया है कि देश में गरीबी नहीं है। और एक बिल्कुल चौंकाने वाला आंकड़ा आया है जिसके चलते नीति आयोग ने, एनएसएसओ का यह आंकड़ा आया, उसमें कहा है कि गरीबी 5% पर आकर टिक गई है। 5% पर गरीबी आ गई है, मतलब अब सिर्फ 7 करोड़ लोग गरीब हैं, बाकी माला माल है। और इसीलिए ये जो झूठ है ये गले के नीचे नहीं उतरता है। याद रहे कि 11 साल बाद ये जो उपभोक्ता व्यय, जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का सर्वे है, 11 साल के अंतराल के बाद आया है। हर 5 साल पे आना होता है। 2017-18 का सर्वे सरकार ने कहा था क्वालिटी नहीं ठीक है, इसलिए विड्रॉ कर लिया गया था। असलियत यह थी कि नोटबंदी और एक फ्लॉड जीएसटी के चलते, गब्बर सिंह टैक्स के चलते वो 40 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया था। तो वो दिखाने की हिम्मत नहीं थी सरकार की, इसलिए दिखाया नहीं गया था। अब चुनावी दौर है, चुनाव से प्रेरित सर्वे खूब दिखाई जाएंगे। उनमें से एक दिखाया गया है, ताल ठोक कर बोला जा रहा है 5% ही अब गरीब इस देश में रह गए हैं। लेकिन अगर इन्हीं की रिपोर्ट आप मान लीजिए, हम चलिए इस रिपोर्ट का खंडन ही नहीं करते, हम इसी रिपोर्ट पर चर्चा करते हैं। इसी रिपोर्ट की बाल की खाल अगर खोलने पे आ जाए तो देखिएगा असलियत क्या है। असलियत यह है कि इस देश के सबसे गरीब 5% लोग अपनी दिन की गुजर बसर सिर्फ और सिर्फ 46 रुपए रोजाना पर कर रहे हैं। उसमें उनका भोजन है, उसमें रोटी, कपड़ा, दवाई, पढ़ाई जैसी चीजें हैं। सिर्फ और सिर्फ 46 रुपए। यह असलियत है अगर इस सर्वे के मुताबिक ही चला जाए। लेकिन सरकार उस सुर्खी को दबाना चाहती है, पर सच की वो ताकत है कि सच उभर कर निकल ही जाता है। यह सर्वे 2 चीजें सिद्ध करता है और अभी आंकड़ों के साथ आपको बता देती हूं क्या। यह सर्वे शहर और देहात के बीच की जो बढ़ती हुई खाई है, एक जो शहरी हिंदुस्तान और जो ग्रामीण हिंदुस्तान है, उसके बीच की जो बढ़ती हुई खाई है
उसको सिद्ध करता है। और यह सर्वे पूरी तरह से अमीरों और गरीबों के बीच में लगातार बढ़ते फासले को, जिसकी बात कांग्रेस पार्टी, जिसकी बात हमारे नेता राहुल गांधी, जिसकी बात हमारे अध्यक्ष श्री खड़गे जी लगातार करते हैं, अमीरों और गरीबों के बीच में बढ़ती हुई असमानता को, बढ़ते हुए फासले पर यह सर्वे, सरकार का यह सर्वे खुद मोहर लगाता है। अभी आपको 2 मिनट में समझा देती हूं कैसे। इस सर्वे के मुताबिक शहर में रहने वाले 5% सबसे अमीर लोग, शहर में रहने वाले 5% सबसे अमीर लोग शहर ही में रहने वाले 5% सबसे गरीब लोगों से 10 गुना ज्यादा खर्च करते हैं, 10 गुना। और गांव में रहने वाले 5% सबसे अमीर लोग, गांव में ही रहने वाले 5% सबसे गरीब लोगों से 8 गुना ज्यादा खर्चा करते हैं। एक आंकड़ा आपके सामने रख देती हूं, और यह आंकड़ा रखना जरूरी है। इस आंकड़े के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में 5% सबसे अमीर 350 रुपया खर्चा कर रहे हैं, और उसी ग्रामीण क्षेत्र में सबसे गरीब 46 रुपए खर्चा कर रहा है। शहर में 700 रुपए सबसे अमीर खर्चा अगर कर रहा है, तो शहर में सबसे गरीब औसतन 67 रुपए खर्चा कर रहा है। ये जो वी शेप्ड रिकवरी की बात सरकार करती थी, या तो इनको अंग्रेजी का अल्फाबेट वी का मतलब नहीं पता है, या ये जानना नहीं चाहते, क्योंकि ये पूरी तरह से जो के शेप्ड रिकवरी होती है वो दिखा रहा है अमीर इस देश का लगातार अमीर होता जा रहा है और गरीब निरंतर गरीब होता जा रहा है। इस आंकड़े के बाद सरकार किस मुंह से कह सकती है कि 5% गरीब है, और साक्ष्य एक के बाद एक उसकी पुष्टि करते हैं। चलिए आपकी बात मान लेते हैं, 5% लोग ही गरीब रह गए। 140 करोड़ की जनता में 5% गरीब मतलब 7 करोड़ लोग। आपको 7 करोड़ लोग अगर गरीब हैं, तो 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन इसलिए देना पड़ रहा है कि अगर आप ना दीजिए तो वो भूखमरी से मर जाएंगे। यह असलियत है, और यह असलियत सरकार जानती है। आज अगर 5% ही लोग गरीब हैं, अगर 7 करोड़ ही गरीब हैं, तो 35 करोड़ लोगों के पास आवागमन का कोई साधन क्यों नहीं है? न कार है, न गाड़ी है, न 2 पहिया वाहन है, न साइकिल है। 35 करोड़ लोगों के पास, ऐसा कैसे है? और एक आंकड़ा आपकी जानकारी के लिए बता देती हूं। यूपीए के शासनकाल के दौरान 2 पहिया वाहन की जो सेल होती है, जो बिक्री होती है, उसकी वृद्धि की दर 9% थी। और 2 पहिया वाहन कौन खरीदता है? मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, गांव देहात के लोग। 9% ग्रोथ रेट थी, वो 0.7% है इस सरकार की औसतन। 2 पहिया वाहन या साबुन, मंजन, तेल, इस तरह की जो एफएमसीजी की वस्तुएं होती है, उसमें जो बिक्री में गिरावट आई है रूरल एरियाज में, वो क्यों आई है? वो क्या सिद्ध करता है? वो यह सिद्ध करता है कि लोग खर्च नहीं कर पा रहे हैं। चलिए 7 करोड़ गरीब हैं, 45 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास टीवी नहीं है। क्यों नहीं है भाई टीवी? ये सरकार के आंकड़े, ये हमारा कोई आंकड़ा नहीं है। 7 करोड़ अगर गरीब है तो कैंसिल कर दीजिए सबके राशन कार्ड, लेकिन आप ऐसा करने की हैसियत और हिम्मत नहीं है, क्योंकि गरीबी इस देश में बढ़ी है, गुर्बत इस देश में बढ़ी है। लोग लाचार होकर आज आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि कमर तोड़ महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता ने जीवन दूभर कर दिया है। ये जिस गरीबी की हम बात कर रहे हैं, उसकी पुष्टि सरकार का ही एक आंकड़ा करता है। हम सब बड़े हुए, हम सब लोग मिडिल क्लास के लोग हैं। घर पर यह सिखाया गया कि अगर 100 रुपए कमाओ तो 20-30 रुपए तो बचा ही लो। एक कहावत भी कही जाती है, उतने पांव पसारिए जितनी लंबी चादर है। यही कहा जाता है हर बच्चे को। मुझे लगता है आप में से बैठे हुए लोगों को यही सिखा के बड़ा किया जाता है कि अगर 100 रुपए पास में है तो 20-30 रुपए बचाने की कोशिश करो। और सेविंग हमारा कल्चर है, इसलिए भारत का जो घरेलू सेविंग रेट है, द हाउस होल्ड सेविंग रेट, वो जीडीपी का करीब करीब 11% से ऊपर होता था सिर्फ 2 साल पहले। 2 साल में वो गिरकर 5% आ गया है जीडीपी के अनुपात में। तो इंसान अपनी सेविंग से कब निकालता है? आपसे मैं पूछती हूं, आप अपनी बचत के खाते में से, अपनी सेविंग में से जो आप
आगे के लिए, बच्चे की पढ़ाई के लिए, घर खरीदने के लिए, कहीं बाहर जाने के लिए, शादी ब्याह के लिए बचाते हैं, वो आप कब छूते हैं? अपनी जमा पूंजी को एक एवरेज मिडिल क्लास इंसान तभी छूता है जब जीना दूभर हो जाता है। और सेविंग्स रेट का आधे से भी कम हो जाना इस बात की पुष्टि करता है कि लोग जूझ रहे हैं महंगाई से, लोग जूझ रहे हैं आर्थिक असमानता से, लोग जूझ रहे हैं गरीबी से। इस सर्वे में एक और भ्रमित करने वाली बात कही गई और यह बात बतानी यहां पर जरूरी है। यहां पे कहा गया कि 2.5 गुना खर्चे में वृद्धि हुई है, तो वो लोगों की बहुत अच्छी स्थिति दिखाने के लिए कहा गया है। लेकिन असलियत यह है कि सर्वे की एक तो प्रणाली बदल दी गई 2022-23 में, यह प्रणाली बदल दी गई। 10 साल पहले जो प्रणाली थी उसको यूज ही नहीं किया गया, नॉन फूड आइटम को बढ़ा दिया गया। फिर कहा गया कि इसी सर्वे में एक और भ्रमित करने वाली बात कही गई है और उसके बारे में अभी हम आगे बात करते हैं, लेकिन इसका खंडन कर दे। 2.5 गुना क्यों बढ़ा? यही सर्वे आगे कहता है इन्फ्लेशन के नाते लोगों को ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है, लोगों की आय नहीं बढ़ रही है। यूपीए के 10 साल में एमपीसीई जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है वो क्यों बढ़ा था? क्योंकि लगातार लोगों की आय भी बढ़ रही थी, इकोनॉमिक ग्रोथ थी, आय बढ़ रही थी, हाथ में ज्यादा पैसा आ रहा था, लोग ज्यादा पैसा खर्च कर रहे थे। यहां पर स्थिति बिल्कुल विपरीत है, यहां पर आय नहीं बढ़ रही है। ग्रामीण क्षेत्र में एवरेज एग्री वेज, एवरेज जो मजदूरी की दर है या जो एवरेज एग्री आय है, कृषि की आय, वो 1.6% से बढ़ रही है। तो महंगाई के चलते लोगों को ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। फिर एक बात बड़ी डंके की चोट पर इस सर्वे में और कही गई और उस बात में कितनी सच्चाई है वो आप अभी जान लीजिएगा। इसमें कहा गया कि लोग खाने पर खर्चा अब कम कर रहे हैं, लोग बाकी चीजों पर ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। किसी भी इंसान की जब आय या स्थिति बदलती है तो सबसे पहले व्यक्ति अपने खाने के स्टैंडर्ड को बढ़ाता है। हाथ में पैसा आता है तो लोग अंडा खाते हैं, फल खाते हैं, सब्जी खाते हैं। इसमें कहा गया अनाज पे कम खर्चा कर रहे हैं, फल सब्जी पर ज्यादा कर रहे हैं। अरे अनाज पर खर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको मुफ्त का अनाज मिल रहा है जो सरकार को देना चाहिए। फल सब्जी पे कम अगर ज्यादा खर्चा कर रहे हैं लोग, तो सोफी की रिपोर्ट के मुताबिक 74% लोगों को पौष्टिक आहार नसीब क्यों नहीं है? हम निरंतर हंगर इंडेक्स में क्यों गिर रहे हैं? हमारे 7.7%, करीब करीब 8% बच्चे कुपोषण का शिकार क्यों है? मतलब सरकार अपने ही आंकड़ों के ध्वस्त मलबे पर खड़ी है। एनएसएसओ द्वारा और भी भ्रामक चीजें उजागर की गई हैं, लेकिन एक बात सच है कि अब चुनाव समीप आ गया है और चुनाव के समीप आने पर इस तरह के सर्वे आएंगे। लेकिन इस सर्वे की सच्चाई और चीख चीख कर जो सच्चाई है वो ये बोल रही है कि 46 रुपए में 5% इस देश की आबादी गांवों में अपनी गुजर बसर करने को मजबूर है और शहरों में 67 रुपए में। तो जब रामेश्वर जी भरी आंखों से कहते हैं हमारी गुजर नहीं हो रही, तो वो इस सर्वे की बखिया उधेड़ते हैं, सर्वे की असलियत खोल देते हैं। हमारे सरकार से कुछ सवाल है और वो सवाल जरूरी है। इस तरह के भ्रामक सर्वे लाकर आप इस देश की क्रेडिबिलिटी पर, डेटा की साख पर देश की आर्थिक क्रेडिबिलिटी को ध्वस्त क्यों कर रहे हैं? और जब भी कोई सरकार आंकड़ों के साथ खिलवाड़ करती है, आंकड़ों की हेराफेरी, आंकड़ों की जालसाजी करती है, उसका पूरा पूरा प्रमाण आपको निवेश जो गिर जाता है उसमें दिखता है। आज प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा है और एफडीआई भी लगातार निरंतर 3 साल से गिर रही है। 16 साल के सबसे निचले स्तर पर आकर एफडीआई खड़ी है, क्योंकि लोगों को अब आपके आंकड़ों पर यकीन नहीं है। हिंदुस्तान की एक क्रेडिबिलिटी थी, एक साख थी कि हम कुछ भी करते हैं, हम अपने आंकड़ों से खिलवाड़ नहीं करते हैं। आप क्यों लगातार इस देश की अर्थव्यवस्था, इस देश के आर्थिक आंकड़ों के साथ जालसाजी कर कर इस देश के आंकड़ों की प्रणाली के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके साथ गलत कर रहे हैं? हमारा एक सवाल और है, सरकार अगर 5% गरीबी की बात करती है तो सरकार 46 रुपए प्रति रोज के लोगों के लिए क्या कर रही है? 67 रुपए प्रति रोज शहर में लोग हैं उनके लिए क्या कर रही है? सरकार ये जो आर्थिक असमानता लगातार बढ़ रही है शहर और गांव के बीच में और अमीर और गरीब के बीच में, उस खाई को पाटने के लिए क्या कर रही है?
ये सब बड़े वाजिब सवाल हैं और इस सवाल से पूछे जाने चाहिए। सरकार कहती है बहुत बढ़िया चकाचक मामला है, तो आय क्यों नहीं बढ़ रही है? क्या सरकार की कोई एजेंसी ये देखेगी कि अगर आय नहीं बढ़ रही है और खर्च ज्यादा हो रहा है, उसका असर क्या हो रहा है? क्या सरकार की कोई एजेंसी ये देखना चाहती है कि सेविंग रेट क्यों गिर रहा है, लोग अपनी भविष्य की जमा पूंजी से क्यों पैसा निकालने को मजबूर है? सरकार उज्ज्वला का ढिंडोरा पीटती है और असलियत यह है कि ईंधन पर सिर्फ मात्र 1.5% लोग खर्चा कर रहे हैं। और सरकार की नीति आयोग से एक डायरेक्ट सवाल है। आप ही की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट ने कहा था अभी कुछ ही हफ्तों पहले 11% मल्टी डायमेंशनल लोग गरीब हैं। अब आप कह रहे हैं 5% गरीब हैं। जुलाई 2023 में आपने कहा था कि गांव में 20% के लोग गरीब हैं। तो 20% लोग गरीब हैं, 11% लोग गरीब है या 5% लोग गरीब है? क्योंकि यह रिपोर्ट नीति आयोग की 3 रिपोर्टों पर यह आंकड़े आधारित है। तो नीति आयोग में कौन सी रिपोर्ट सच्ची है, इस बात की पुष्टि नीति आयोग सरकार की जरूर करे। और असलियत यह है, अगर विश्लेषकों की माने तो यह सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो महंगाई की लगातार बढ़ती हुई दर है, सीपीआई जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जो रिटेल इन्फ्लेशन जिसको कहते हैं, जो लगातार 6% से या तो बाहर है या 6% के करीब है, जो 4% होना चाहिए था उसकी सीमा रेखा से लगातार बाहर है, उसमें फेरबदल करने की कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरह से उसको भी जालसाजी करके नीचे लाया जा सके और फिर टीवी पर बददिमाग प्रवक्ता और मुंह बोले मंत्री पीठ ठोक ठोक कर कहे हम तो महंगाई की दर को नीचे ले आए। और अंत में मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि सरकार ने और पीआईबी की प्रेस विज्ञप्ति यह मानती है कि एडवाइजरी कमेटी नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स ने उनके जीडीपी के बेस ईयर को 2017-18 में बदलने का सुझाव क्यों ठुकराया, क्यों वो आंकड़ा छिपाया गया, क्यों वो आंकड़ा नहीं आया, ये बात सरकार बताए। हमारे हिसाब से इस मंच से हमारी एक ही मांग है कि आंकड़ों के साथ जालसाजी और खिलवाड़ बंद कर दीजिए। अपने नैरेटिव के लिए इस देश की आंकड़ों की साख पर प्रहार मत कीजिए। आप ही का आंकड़ा अगर मान ले तो 46 रुपए प्रतिदिन पर 5% इस देश की आबादी गुजर बसर करने को मजबूर है। उसी में खाना, उसी में पढ़ाई, उसी में दवाई, उसी में कपड़ा, उसी में रोटी करने को मजबूर है। उनके बारे में यह सरकार क्या कर रही है? और मैंने कुछ लोगों का नाम लेके यहां पर साक्ष्य दिए थे। अगर सब ठीक है तो ये जो सड़कों पर बेरोजगार घूम रहे हैं इनकी स्थिति क्यों नहीं सुधर रही है? अगर सब ठीक है तो 2 किसान हर घंटे आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? अगर सब ठीक है तो 2022 में 7,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान क्यों ली आर्थिक तंगी के चलते? आपके सवालों का स्वागत है। इन द मीन टाइम आई विल वेरी ब्रीफली मेक अ स्टेटमेंट इन इंग्लिश ऑन दिस। द नीति आयोग हैज कम आउट विद येट अनदर narrative setting report, and they now claim that India's poverty has been reduced to 5%, which essentially means that only 7 crore Indians are poor now. Everybody else is middle class or rich. But the devil lies in the detail. Even if we were to listen to this report, which has come after a gap of 11 years, remember in 2017-18, this report on consumption expenditure was concealed by the government, primarily because consumption had dipped to a 4-decade low. Because of demonetization, because of a flawed GST. And which is why even if we were to go with this report actually tells you a very, very unsettling truth. And that truth is that the divide between the rich and the poor, between urban and rural India is widening with every single passage of a minute. And it's widening and the government is doing nothing. The biggest headline out of this report is that the poorest 5% Indians are forced to live with 46 rupees a day. And that they have to spend on food, on clothing, on transport, on medicine, and on education of their children. It tells you a very unsettling picture between the difference of the poorest 5% and the richest 5%. The poorest 5% and the richest 5% is a gaping hole. The richest 5% in rural areas are spending 8 times more
than what the poorest 5% are spending. And in urban areas, the richest 5% are spending 10 times more than what the poorest 5% are spending. How do you explain this? And how do you explain this income inequality against which the Congress party has consistently raised its voice? It's a ticking time bomb. We've been saying this consistently. And data proves your claims bogus. If 7 crore Indians are poor, why are you forced to give free ration to 81 crore Indians? Because if you don't do that, then these people will be pushed to the verge of extreme poverty and extreme malnutrition. If your data is right, why is the savings rate in India falling? From over 11% in 2 years to the GDP to 5% right now. Who draws from their savings? People who cannot afford to live in their present incomes. This data has multiple other wrong claims. It has multiple other wrong assertions. But if there are only 7 crore Indians who are poor, why is it that 35 crore Indians cannot afford a two-wheeler or a car or any mode of transport? Why is it that sale in two-wheelers has dipped to 0.7% from the 9% highs of UPA? Why is it that 45 crore Indians today cannot afford television? There are only 7 crore Indians, according to you, who are poor. Why is it? And according to this report, it says that people are spending less on grains and more on fruits and vegetables. They're spending less on grain because they're getting free ration thanks to the Food Security Act. But the reality is, this does not corroborate with the SOFI report that says 74% Indians cannot afford a nutritious diet. 7.7% of our children are malnourished. India has been consistently dipping on the hunger index. How do you justify those things? And one last thing that I want to say before I conclude here, and that's an important point to assert. And that point is about the disconnect between income on one hand and consumption on the other. If you compare the period of UPA, the consumption expenditure had gone up on the back of higher incomes, on the back of higher economic growth. Here, income growth is either very low or incomes have gone down. So people are actually forced to spend more because of inflationary pressures and not because they have more money in their hands. And this is government data that I'm quoting. So the only one question that we want to raise from this platform is that why is the Modi government destroying the credibility of our economic data consistently? Which data on poverty is right from the Niti Aayog? The 19.28% that was quoted in July 2023, the 11% that was quoted a few weeks back, or this 5%. Look at the three figures that have come out. And which is why the question is, when you destroy economic data's credibility, you stop investments, and that is what is really happening. Why is the government not paying attention to the ever-widening gap between the rich and the poor and between urban and rural India? Why is the government not paying gap to the 46 rupees a day? And that's all that 5% of the poorest Indians have to live their lives daily. And unless we don't answer those questions, ये जो चकाचौंध मोदी सरकार की दिखती है, ये जो ताल ठोक कर झूठ बोला जाता है, ये जो टीवी चैनलों पर चरण वंदन होता है, ये सब बेमानी है, ये सब झूठा है. We'll ask you for your questions first. On this, please, पहले. NSSO और नीति आयोग की रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि गरीबी कम हुई है, और दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने अगले 5 साल तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने का जो था उसको और एक्सटेंड किया है. तो आपको इसमें कोई कंट्राडिक्शन नजर नहीं आता है? मैंने पहले ही बोला, हम सबसे पहले सर्वप्रथम एक बात मैं यहां से डंके की चोट पर बोलना चाहती हूं. मैं स्वागत करती हूं लोगों को फ्री राशन देने का, और ये यूपीए की देन है. खाद्य सुरक्षा का जो कानून बना वो यूपीए की डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने सोनिया गांधी जी की प्रेरणा से वो बनाया. ये यूपीए की देन है. हम स्वागत करते हैं कि देश के किसान जो कलेजा धरती का फाड़ कर फसल उगाते हैं वो देश के लोगों तक, गरीब लोगों तक जरूर पहुंचनी चाहिए. लेकिन आपकी बात में दम है, और यही बात मैंने इस मंच से कही है. आप कह रहे हैं 5% लोग गरीब हैं, 7 करोड़ गरीब हैं, तो फिर क्यों देना पड़ रहा है आपको फ्री का राशन?
आप कह रहे हैं 7 करोड़ गरीब है, क्यों नहीं उपभोग बढ़ रहा है? आप कह रहे हैं 7 करोड़ गरीब है, तो क्यों नहीं लोग कुछ दुपहिया वाहन कुछ खरीद पा रहे हैं? साबुन तेल मंजन खरीदने को लाले पड़ गए। तो मेरा अपना मानना है कि सरकार जब आंकड़ों की हेराफेरी करती है तो कहीं यह भूल जाती है कि आंकड़ों का ही एक सच होता है, और वो सच इतना भयावह, इतना भयानक है कि वो कहता है कि सबसे अमीर लोग शहर में 10 गुना सबसे गरीब लोग से खर्चा करते हैं और गांवों में 8 गुना खर्चा करते हैं। 46 रुपए रोज पर, जिसमें रोटी, जिसमें कपड़ा, जिसमें पढ़ाई, जिसमें दवाई, जिसमें आवागमन सब है, 46 रुपए मात्र रोज पर 5% इस देश की आबादी गुजर करने को मजबूर है। तो ये आंकड़े तो आप ही के हैं। किस बात का डंका पीट रहे हैं आप, अगर 46 रुपए पर लोगों को अपना जीवन गुजर बसर करना पड़ रहा है रोजाना? आपको लगता है कि इन संस्थाओं की क्रेडिबिलिटी जो है कहीं ना कहीं हमेशा सवालों के घेरे में रही है? कि 2013 में भी गरीबी को लेकर एक रिपोर्ट आई थी जिस पर बहुत बवाल मचा था, अभी ये रिपोर्ट आई है जिसको लेकर आप लोग सवाल खड़ा करें, तो इस तरह के जो सर्वे करते हैं, चाहे लोग आंकड़े देते हैं, ये कितना विश्वसनीय माना जाए? मेरे लिए ज्यादा दिक्कत की बात यहां पर यह है कि ये जो सर्वे आया है ये एनएसएसओ की रिपोर्ट पर आया है। एनएसएसओ की रिपोर्ट पर नीति निर्माण होता है, जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है उसकी रिपोर्ट पर नीति निर्माण होता है। अगर एनएसएसओ कहता है कि 5% लोग ही गरीब हैं, तो सरकार के जो सार्वजनिक सुरक्षा के जो वेलफेयर स्कीम्स होती हैं वो सारे कार्यक्रम ही बदल जाते हैं। तो मेरे लिए ज्यादा दिक्कत की बात है कि एनएसएसओ के सर्वे का गलत इस्तेमाल करके गलत तरीके से उसको प्रस्तुत किया जा रहा है। और जहां तक क्रेडिबिलिटी की बात है, हमारी सरकार में एक भी आर्थिक आंकड़ा ऐसा नहीं था जिसकी पुष्टि थर्ड पार्टी ने नहीं करी थी। जब हमने कहा कि हमने 27 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से निकाला यूपीए के शासनकाल के दौरान, तो इसकी पुष्टि थर्ड पार्टी ने, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने की। इनके इन खर्रों की पुष्टि कौन कर रहा है? खुद अपने मुंह मियां मिट्ठू बनकर आपस में मंत्री और नीति आयोग के सीईओ। एक भी जो विश्वसनीय एजेंसीज हैं क्या इन आंकड़ों की पुष्टि कर रही हैं? विश्वसनीय एजेंसीज वाइडनिंग गैप, इस आईएमएफ को कोट करने में थकते नहीं है मोदी जी के मंत्री लोग। वो क्या कहता है आईएमएफ कि आपके यहां जो बढ़ती हुई निरंतर आर्थिक असमानता है, जो गरीबी है, वो दिक्कत की चीज है। तो मेरा अपना मानना है कि आर्थिक आंकड़ों के साथ खिलवाड़ करके, जालसाजी करके, उसके साथ करतब करके आपको हासिल कुछ नहीं होगा। 2 घंटे का टीवी डिबेट पर चरण वंदन हो जाएगा, 2-4 मियां मिट्ठू ताली बजा लेंगे, पीठ ठोक लेंगे, प्रधानमंत्री वही झूठ जाकर इलेक्शन की रैलीज में, टेलीविजन के कार्यक्रमों में रिपीट करेंगे, और जो समझते हैं इन चीजों को वो हंसेंगे आप पर। लेकिन सबसे ज्यादा आप पर वो गरीब हंस रहा है जिसकी जिंदगी आपने बदतर कर दी है। मैंने 3 लोगों की यहां पर बात करी, चाहे वो रमेश बिंद हो, चाहे वो ब्रजेश पाल हो, चाहे वो आगरा का तरुण हो, जिन्होंने आर्थिक तंगी के कारण पिछले 1-1.5 महीने में अपनी जान दे दी। आपके ऊपर हंस नहीं रहे हैं वो लोग जो कि अपनी आत्महत्या कर रहे हैं। आज 1 घंटे में 2 किसान आत्महत्या करता है, रोजाना 40 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं बेरोजगारी के चलते। 2022 में यह सरकार का आंकड़ा है, 7,000 लोगों ने खुदकुशी कर ली। ये लोग आपके ऊपर हंस नहीं रहे हैं। विडंबना है कि ये लोग मजबूर हैं आत्महत्या करने को, और आप चकाचौंध को दिखाने में अपनी पीठ ठोकने से बाज नहीं आ रहे हैं। अगर इस पर कोई और सवाल हो पहले तो वो ले लेंगे, उसके बाद आपके बाकी सवाल। जी हेलो, कैम्ब्रिज से दो इम्पोर्टेंट लेक्चर उन्हें वहां देने हैं। जनरल इलेक्शन से पहले क्या विषय वस्तु होगा जिस पर राहुल जी वहां व्याख्यान देंगे? दूसरा सवाल यह है कि सीपीआईएम के विनय विश्वान ने सवाल उठाया है कि राहुल जी को हिंदी हार्टलैंड से चुनाव लड़ना चाहिए, केरला के वायनाड से नहीं, जहां के 20 सीटों में से एक भी भाजपा जीत नहीं सकती है, वहां राहुल गांधी क्यों चुनाव लड़ने आ रहे हैं? सबसे पहले मैं, आपने कैम्ब्रिज पर सवाल पूछा, उसका जरूर जवाब दूंगी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी विश्व के सबसे ख्याति प्राप्त संस्थानों में से एक है। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एजुकेशनल एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड।
वहां से आइंस्टाइन या नेहरू नहीं, खुद राहुल गांधी जी भी पढ़े हैं। हमारे लिए बड़े फक्र की बात है कि हमारे नेता को वहां पर लेक्चर देने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आमंत्रित करती है। उनके साथ उनका सालाना अनुबंध है और वो हर साल जाकर वहां पर लेक्चर देते हैं। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे नेता ऐसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी पर जाकर छात्रों से लिसनिंग इन द 21st सेंचुरी, जैसे उन्होंने पिछली बात करी थी, देश और दुनिया की परिस्थिति पर चर्चा करने की कुवत रखते हैं और ऐसी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी उनको बुलाती है। 8 महीने पहले ही यह तय हो गया था कि उनको इन 2 दिनों वहां रहना होगा। अब बात आई आपके सवाल की वायनाड पर। राहुल गांधी जी एक ऐसे शख्स हैं जो विंध्याचल की पर्वतों के दक्षिण और उत्तर कहीं भी चुनाव लड़कर जीत सकते हैं। ऐसी हिम्मत एक बार इस देश का प्रधानमंत्री भी करके दिखाया। जी सुप्रिया जी, अभी जो आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक राज्यसभा चुनावों के लिए वोटिंग चल रही है, इंडिया गठबंधन जिसके लिए लगातार ये कहा जा रहा था बहुत मजबूत है, लेकिन अभी जब उत्तर प्रदेश की अभी तस्वीर साफ हो रही है तो वहां पर समाजवादी पार्टी के कई विधायकों ने ही बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट दिया है। तो इसको कैसे देखते हैं कि जहां पर जो है जो लगातार इंडिया गठबंधन के दल हैं उनमें ही टूट देखने को मिल रही है और वो बीजेपी की तरफ जाते जा रहे हैं और उसमें से 2 विधायक तो अमेठी सीट से आते हैं। दुखद है, और दुखद इसलिए है क्योंकि पैसे का क्या प्रलोभन है मुझे नहीं पता, एजेंसीज का क्या दबाव है, किस तरह का प्रेशर इन लोगों पर बन रहा है मुझे नहीं पता। मुझे लगता है इसकी समीक्षा हमारा घटक दल खुद करेगा तो अच्छा रहेगा, मैं उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहती हूं। लेकिन दुखद है ये स्थिति। अगर आप इस सरकार के खिलाफ लड़ेंगे तो आप पर हर तरह का दबाव बनाया जाएगा, और वो सार्वजनिक रूप से दबाव आप लोगों को मुझसे ज्यादा पता है, उसका मैं उल्लेख बार बार नहीं करूंगी। लेकिन मेरा अपना मानना है कि जो इस सरकार से लड़ेगा उस पर हर तरह का दबाव बनेगा, और ये जीत के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इतना डंका लोकतंत्र का मोदी जी ने दुनिया में पिटवा दिया कि अनिल मसीह का मसीहा बन के खड़े थे। 36 वोटों में धांधली कैमरे पर पकड़ी गई, सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा। मुंह पर कालिक पुती है इस देश के लोकतंत्र की, जो बीजेपी ने करके दिखाया है चंडीगढ़ पर। मुंह पर कालिक पुती है इस देश के लोकतंत्र और इस देश की चुनी हुई सरकार पर, जब इलेक्टोरल बॉन्ड को बंद किया सुप्रीम कोर्ट ने। यह असलियत है। कैंडिडेट्स की उसमें वायनाड भी शामिल है। पिछली बार भी सीपीआई के कैंडिडेट्स खड़े थे, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन था। तो क्या आप लोगों के बीच ये सहमति होकर ये सीपीआई ने जारी की है कि आपसे कंसल्ट किया गया? मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि चुनाव लड़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जितना मूल अधिकार चुनाव में वोट देना है, उतना मूल अधिकार चुनाव लड़ना है। कोई लड़ना चाहे लड़े, लेकिन राहुल जी की जो लोकप्रियता है उसके चलते कोई वहां से क्यों लड़ना चाहेगा, ये अपने आप में एक सवाल है। will contest from there. Why not? I said what I did. कि जिस तरह से 3 विधायक आपके अमेठी और रायबरेली के सपा के चले गए हैं, बीजेपी को वोट दे रहे हैं, क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको लगता है कि कांग्रेस के लिए चुनौती है रायबरेली और अमेठी सीट पे इस बार चुनाव लड़ना? क्योंकि 3 पहले सपा का समर्थन आपको मिलता रहा है अक्सर, इसलिए कह रहा हूँ। बिल्कुल भी चुनौती नहीं है। अभी मैं 8 दिन के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा से लौटी हूं, जो उत्तर प्रदेश में चंदौली से शुरू हुई, वाराणसी प्रयागराज होते हुए, जब हम प्रतापगढ़, रायबरेली और अमेठी, लखनऊ, कानपुर और उसके बाद पश्चिम में मुरादाबाद, संभल, बाकी जगह होते हुए अलीगढ़, आगरा, बुलंदशहर गए, तो वहां पर जो हमने जमीनी हकीकत देखी, जो लोगों के मताधिकार के चुने हुए लोग अगर अपने वोटर के मताधिकार के साथ खिलवाड़ करेंगे तो वोटर उनको जरूर सबक सिखाएगा। वोटर ने मन बना लिया है। जो असीम जन समूह वहां पर उमड़ा, जिस तरह का प्यार और जिस तरह का समर्थन राहुल जी को मिला, जब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ आगरा में शामिल हुए, तो जिस तरह का अपार जन सैलाब था, वो खुद दिखाता है कि कितना लोकप्रिय हमारा गठबंधन है और किस तरह से बीजेपी थर्राई हुई है। चुने हुए प्रतिनिधि अंततोगत्वा अपने वोटर के पास ही जाएंगे और ये वोटर उनको सबक सिखाएगा। कोई और सवाल? बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन इस बात को जरूर उजागर करिए। सोच लीजिए वो 46 रुपए जो शायद आप टिप में भी देखते हुए आपको झिझक लगती है, आज की तारीख में अगर कहीं खाना खाने जाओ और टिप में 200-250 रुपए से कम दो तो झिझक होती है। 46 रुपए में एक व्यक्ति
रोटी, कपड़ा, पढ़ाई और दवाई सब कुछ पर गुजर बसर करने को मजबूर है। तो जो इंडिया शाइनिंग था वो इंडिया शाइनिंग फिर हो रहा है और इसका वही हाल होगा जो 2004 में हुआ था।